हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। मेरी मम्मी पापा की मौत हो गई थी और मैं मौसी के पास रहने चली गई थी। ज़्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 4 साल ही बड़ी थी। मौसी ने मुझे जो कमरा रहने के लिए दिया था उसमें सिर्फ एक ही बेड था। उसी में मैं रह रहा था, अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी कमरे में मौसी जी आ गई और कहने लगी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे दिखती हो। तभी मैं सोने की तैयारी कर रहा था। मौसी जी मेरे पास आके बैठ गई। एकदम उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और छोड़ भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं बहुत क्यूट था। मैं तैयार होकर उस दिन दोस्तों से मिलने भी गया था। तो मौसी ने हमें बहुत अच्छा लगा होगा शायद, इसीलिए मुझे गले से लगाया और छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उसने मेरे कमर की मालिश करना शुरू कर दी। कहा, मौसी बोला था मेरा कमर में दर्द है। मौसी ने शुरू किया मालिश करना तो मैं बहुत असहज महसूस करने लगा। मौसी ने शायद अपनी आदत से मजबूर थी। इस वक्त मौसा जी घर पर नहीं थे। वह अक्सर घर लेट आया करते थे। अब तो यह रोज़ का रूटीन हो गया था। मौसा के जाते ही मौसी ने जो मेरे कमरे में आके बैठ जाती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपनी मौसी के यहाँ रहने आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफ़ी बदलाव कर दिया था। वह ऐसे भारी कपड़े पहनती थी जिसे देख के मैं शर्मिंदा हो जाता था। अपने नज़रें झुकाने के पर भी मजबूर हो जाता था। मौसी थोड़ी भरी भरी कद काठी की महिला थी। यह मोटापा काफ़ी आकर्षण लगता था। उनका एक एक हिस्सा साफ नज़र आता था। उस रात जब मौसा फ़ोन किया तो आज रात घर नहीं आएंगे, क्योंकि वह हमारे शहर से 500 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में गए हुए थे। मौसा जी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मौसी भी बहुत खुश थी और उन्होंने, आज तुम मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, क्योंकि तुम्हारे मौसा नहीं आएंगे घर। मैं समझ गया कि मौसी जी मुझसे क्या कहना चाहती है। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई जब मौसी ने अपनी बातों और इशारों से मुझे समझाने की कोशिश की। मेरे माँ बाप की मौत कुछ ही पहले हो चुकी थी। उस घर पर बस मेरी मौसी और मामा ही थे, या फिर मैं। सारे मेहमान जा चुके थे। मेरी उम्र 14 साल की थी और मौसी जी मुझसे बस 5 साल की बड़ी थी। दादा दादी की पहले ही मौत हो चुकी थी। मेरी कोई बुआ नहीं थी, बस मेरे पिता और मामा के 2 थे। माँ बाप के जाने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया था। सारे रिश्तेदार भी तनहा छोड़कर चले गए थे और वापस पलट के कभी मुझे देखा तक नहीं, ना ही मुझे कोई पूछा भी था। मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी जिम्मेवारी खुद उठा सकता था। अब भी मैं मैट्रिक पास ही हुआ था। मौसी ने कहा, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिससे तुम रहो, बस खाली 4 दीवारी में एक घर रह गया है। मौसी जी की आंखों में दर्द और चिंता की लहरें साफ नजर आ रही थी, लेकिन वह मजबूरी के सामने बेजुबान सी खड़ी थी। वह विवेक के बाहों में भरकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, तू मेरी बहन की आखिरी निशान है विवेक, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। उनकी आवाज़ में जो स्नेह और समर्पण था वह बहुत ही दर्दनाक था। उसे सुन के थोड़ी राहत महसूस करने लगी, लेकिन तभी मौसा ने भड़क उठे, गुस्से से बोले, तुम इसे हमारे साथ नहीं लेके जा सकती हो। इसको नानी के हवाले कर दो, हमने इसका ठेका नहीं ले रखा है। उनके शब्द की कठोरता ने विवेक के भीतर से हिला दिया था। उनकी बातों को सुन के मौसी का चेहरा सख्त हो गया और उनकी आवाज़ में आज भी प्यार की गर्माहट थी। उन्होंने धीरे से मौसा से कहा, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, यह आपके अपने भांजे हैं, हम इसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। मौसा ने चेहरे को सख्त हो गया और कुछ नहीं बता पाए। बोले, लेकिन मैं इसे अपने घर पर
नहीं रख सकता। इसके ननिहाल का हक बनता है इसे पालने का। यह सुन के विवेक की आंखों में आंसू झलक आए। उसे ऐसा लगा कि मानो उसकी ज़िंदगी का फैसला कहीं कोई और कर रहा है। मौसी जी ने आखिरी कोशिश करते हुए मौसा जी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, खुदा के लिए यह जुल्म मत कीजिए। यह पहले बहुत दर्द से गुजर रहा है। मैं वादा करती हूँ इसकी वजह से आपको कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। मौसा जी की गहरी सांस लेते हुए, तुम नहीं समझती, मेरा कारोबार मुश्किल से चल रहा है, अब घर की जिम्मेवारियाँ नहीं उठा सकता। मौसी जी ने फिर समझाया, हम यह घर किराए पर दे देंगे, दुकान भी किराए पर चढ़ा देंगे, जो किराया आएगा उसी से खर्चा निकाल जाएगा, आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। कुछ सालों का ही तो बात है, फिर यह खुद सब संभाल लेगा। मौसी जी के पास उनके मौसा जी अपने साथ घर ले जाने के लिए राजी हो गए। घर में 3 कमरों का था, जिसमें से एक छोटा सा कमरा मौसी जी ने विवेक को दे दिया। वह कमरा इतना छोटा था कि उसके बगल में सिंगल बेड और एक अलमारी रखी थी। मौसा जी के घर की दुकान दोनों किराए पर ही थे और स्कूल में विवेक का दाखिला करवा दिया। हालांकि विवेक का मन कहीं भी नहीं लगता था। वह हमेशा चुपचाप रहने लगा था, ना तो पढ़ाई में और ना नहीं लगता था और ना ही किसी चीज़ में। हर वक्त वह अपने माता पिता की याद में दिन भर रोता रहता था। मौसी के कमरे में विवेक की आई और रोते हुए देख लिया। अपना दिल भर आया। विवेक के पास खींचकर उसे तसल्ली देने लगी, तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे तुम्हारा गम भी हल्का हो जाएगा। यह कहते हुए मौसी ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रख दी। विवेक ने अपनी पूरी तन मन में एक अजीब सा सनसनी का एहसास हुआ। वह घबरा गया। मौसी, ये आपने गले लगाए रखा है, और उसकी कमर पर उनकी उंगलियां महसूस कर रही थी। विवेक की धड़कनें अब अजीब तरह से तेज हो गई थी। चिंता की असहजता का विवेक ने फौरन पीछे हटते हुए मौसी से कुछ दूरी बना ली। उसके पीछे हटते ही मौसी जी के चेहरे में थोड़ा घबराया सा महसूस हुआ। फिर मौसी ने उसकी दोनों हाथ पकड़ लिया और उसके चले हुए बाजू को देखा। यह कितना गहरा है, लाओ मैं दवा लगा देती हूँ। लेकिन विवेक ने मौसी का यह अंदाज कुछ अजीब सा लग रहा था। बोला, नहीं, मैं खुद लगा लूँगा। विवेक ने अपना हाथ मौसी के हाथ से छुड़ा लिया। इसके बाद यह सिलसिला जैसे धीरे धीरे बढ़ता ही गया। वह सुबह मौसी जी के घर पे सारे काम निपटा कर विवेक के पास बैठ जाती। वह उसे तसल्ली देने के बहाने कभी उसका कंधा सहलाती, कभी उसकी कमर पर हाथ फेरने लगती। विवेक ने कई बार उसको हाथ पीछे कर दिया, लेकिन फिर भी मौसी जी उसे कोई ना कोई सहारा देने की कोशिश करती रही। एक दिन विवेक ने गुस्से से कहा, मौसी जी, मैं ठीक हूँ। यह परिवर्तन उस समय का असहजता को और भी गहरा करता है, जब विवेक के भीतर कुछ और भावनाएं पनप रही थी, जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। जो कुछ भी हो रहा था उसे भूल चुका था। अब वो सिर्फ पढ़ाई में देना चाहता था ध्यान। मैंने कहा, प्लीज़ आप मेरे कमरे से बाहर चले जाएं। मुझे सख्त बात सुनकर मौसी जी तुरंत कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते वह कहने लगी, मैं रात को तुम्हारे लिए बिरयानी बना दूंगी, तुम्हें पसंद है ना, तुम बहुत शौक से खाते हो। पहले मैंने सिर हिला दिया और कहा, नहीं, आप मौसा की हैसियत को देखते हुए खाना बनाएं, जो बने मैं खा लूँगा। मुझे अब इन बातों को अच्छे से समझ में आ रहा था कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और मैं फिजूल किसी के घर में खर्चा करना नहीं चाहता। तभी मौसी ने एक निवाला मेरे मुंह के करीब किया। दिल ना चाहते हुए भी मैंने वह खा लिया। फिर मैं अपने प्लेट में बिरयानी लेकर वहाँ से हट गया और फिर को अलग रख दिया, क्योंकि मुझे नहीं खाना था। यदि मैं आज खा लेता तो हमें रोज़ रोज़ यही खाना पड़ता, इसीलिए उसको अलग रख दिया। तभी मौसा ने पैसे से मंगाया है, वह तुम्हारे पापा के घर का दुकान के किराए से लाया गया है, ताकि तुम्हारी सेहत भी खराब ना हो। मौसी ने कहा कि यह मेरा दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए दूध का गिलास मेरे मुंह के पास लाकर रख दिया और बोली, शाबाश पियो। पता नहीं क्यों मौसी हमेशा मेरे करीब होने की कोशिश करती थी। मजबूरी में मुझे वह दूध का गिलास पीना पड़ा। मेरे पेपर होने वाले थे, इसीलिए मैंने सोचा कि रात को जग कर पढ़ूंगा।
मौसी कमरे में जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और किताबें खोल के बैठ गया। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं सोना नहीं चाहता था, मुझे पढ़ाई करनी थी, लेकिन मेरी आंखें जैसे काबू ही नहीं हो पा रहे थे। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में सो गया। फिर रात को किसी पहर मेरी आंखें खुली तो मुझे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, लेकिन मैं उसे शब्दों में नहीं ढाँप पा रहा था। गहरी नींद होने की वजह मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है, दबी दबी, शायद बिल्लियों की थी या किसी औरत की। मैं समझ नहीं पाया। गहरी नींद में होने की वजह मेरी आंखें पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थी और फिर मेरा दिमाग भी पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। सुबह जब मैं उठा तो शरीर भारी भारी महसूस हो रहा था। मैं उठकर बैठा। मेरी किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, क्योंकि मैं कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन बेड पर कोई किताब नहीं थी। दूसरी बात जो मुझे हैरान कर रही थी वह यह थी कि बेड की एक तरफ उलझी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे जल्दबाजी में समेटा हो। मेरा सिर पर अभी भी नींद से भारी था, लेकिन यह दृश्य मुझे पूरी तरह से जगा चुका था। मैं वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से चेहरा धोया और वापस कमरे में आ गया। देखा बेड के किनारे एक सोने का टॉप्स पड़ा है। यह देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गई। एक लड़की का टॉप्स था, लेकिन मेरे कमरे में यह कैसे आया? मैंने टॉप्स को देखा, उठाया और उलझन में डूबा हुआ उसे देखता रहा। तभी दरवाज़ा खुला और मौसी तेज कदमों कमरे में आई और तुरंत टॉप्स को अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। मैंने मौसी से कहा, जबकि मेरे भीतर हलचल मची थी। मौसी थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसने गीले बालों में लग रही थी। वह अब नहाकर आई है और चादर ठीक करने के लिए आई थी। रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगा, मैंने कहा। लेकिन मौसी जिद पर अड़ी थी। नहीं, तुम छोड़ दो, मैं कर देती हूँ। उसकी इस चिंता में मुझे थोड़ा सा अनुभव महसूस हुआ, यह वो क्यों कर रही है, लेकिन फिर मैंने उसे करने दिया और छोड़ दिया। फिर मौसी ने चादर को अच्छी तरह से समेटा और फिर उसी दिन मौसा जी आने वाले थे और मौसा सही में आ गए थे कुछ देर के बाद। और फिर हम दोनों ने बैठ के डिनर भी किया था साथ में। सुबह से मौसी घर वगैरह तैयार करने में लगी हुई थी, ताकि मौसा आने वाले थे। और शाम को जब मौसा आए तो हम दोनों ने बहुत सारी गप्पे की। मौसा हमें नापसंद करते थे, लेकिन कभी कभी बात वगैरह कर लेते थे। जो इन दिनों वो बाहर गए थे, जो जो उनके साथ हुआ था, वो सब सारी बातें हमसे शेयर कर रहे थे। ज़्यादा कुछ नहीं, बस यूँ ही। अब कुछ दिनों से मौसी का तबीयत ठीक नहीं रहा था। अचानक एक दिन मौसी मौसा जी को कहती है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मौसा जी गुस्से से पूछे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मौसी ने कहा, कुछ नहीं, यूँ ही मुझे चक्कर सी आ जाती है, एक बार मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और कहा, अगर तुम इस तरह खुद को खा जाती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमें साथ मिलकर इसका हल निकालना होगा। और फिर थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, बस तुम मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो और तुम थोड़ी मेरी मदद किया करो, अकेले घर का काम नहीं हो पाता है। मौसा ने कड़ी नज़र में मौसी को देखा और कहा कि काम काम तो ज़्यादा है नहीं, फिर तुम्हारा इस तरह से तबीयत खराब होना, मुझे कुछ लग रहा है, बताओ क्या हुआ है? मैंने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और बोला, नहीं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मौसी को कुछ ऐसी बीमारी बता दिया जिसका इलाज करना संभव ही नहीं था। बहुत मुश्किल से उसका इलाज हो सकता था। जब डॉक्टर ने मौसी को बुलाया था तो मौसा जी को लेके मौसी नहीं गई थी, अकेले ही गई थी। और मौसा जी बाद में बहुत तेज डांट रहे थे मौसी को कि आखिर तुमने मुझे क्यों बाहर रखा, क्यों नहीं भीतर लेके गया। लेकिन मौसी साफ दिख रहा था कि वो नज़रें छिपा रही थी। आखिर हुआ क्या है मौसी के साथ, मैं भी जानना चाहता था, लेकिन मुझे कोई नहीं बता रहा था। अब कुछ दिनों में बीमारी की वजह से मौसी काफ़ी कमज़ोर लग रही थी और बेजान सी दिखने लगी थी। मैंने कहा, मौसा जी, आपको नहीं लगता कि मौसी को तबीयत ठीक नहीं हो रहा है? आप ऐसे डांटिए मत मौसी को बात बात में। बात सुनते ही मौसा ने गुस्से में आके मेरे गाल पे एक ज़ोरदार तमाचा मार दिया। मेरा सिर तड़तड़ा गया और चीखते हुए बोले, सारे फसाद के जड़ हैं आप। मुझे
तो आप पर शर्म नहीं आती? आपकी मौसी के साथ ऐसा करने या सुनते ही मेरे रूह कांप उठ गई। मैंने घबरा कर कहा, आप क्या कह रहे हैं? मौसा ने तमतमाते हुए कहा, यह पंगे है तेरे अपनी मौसी के साथ। उसके शब्द सुन के मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने चुपचाप एक कदम पीछे ले लिया। अपने कानों में गूंज रहा था वह आवाज़ जो सब कुछ तहस नहस कर चुकी थी। यह मेरी बीवी है, मौसा ने कांपते हुए कहा। अगर वह उम्मीद से हो गई है तो आपको तो खुश होना चाहिए। सालों से आप दोनों इसी तरह थे। आपका कोई भी औलाद नहीं है। अगर भगवान ने आपको इस नेवत से नवाजा है तो आपको शुक्र करना चाहिए, मगर आप उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वह मुझे पर होश में हैं आप? मैंने कहा, यह मेरी मौसी जी है और मैं कोई गुनाह कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने हमेशा मेरे लिए मेरी माँ का दर्जा रखा है। मेरी बात सुनते ही मौसा का चेहरे में एक सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आवाज़ में जहर घोलते हुए कहा, मैं एक बांझ मर्द हूँ, औलाद पैदा नहीं कर सकता और यह औरत सिर्फ तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी माँ नहीं। मैंने सामने मासूम मत बनो। जो तुम दोनों किया है ना, उसे मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। इस औरत ने अब मैं साथ नहीं रखूँगा। यह सुनते ही मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरा सिर पर बम फोड़ दिया है। मौसा ने तो शब्द बोले, मेरे कानों में जो गूंज रहा था वह शब्द थे मेरे बचपन में ही सुने थे। जब मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था तभी मौसा ने मौसी पर यही इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन अब मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। यह सोचकर वह गुस्से में कह रहे थे, मुझे अभी नहीं लग रहा है कि हकीकत में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं अभी उन पुरानी बातों के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था कि मौसा ने अचानक से मौसी को तलाक देने के लिए ऐलान कर दिया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, निकलो यहाँ से। मौसा मुझे मौसी को धक्के देकर घर से निकाल रहे थे। मौसी रोई जा रही थी और मैं पूरी तरह से निशब्द हो चुका था। वह वक्त ऐसा नहीं था कि मैं कुछ पूछ सकूं और कोई सवाल कर सकूं, इसीलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया और मैं भी जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने अपने घर में किराएदारों को 2 दिन का वक्त दिया, वह घर खाली कर दे। जब सब कुछ थोड़ा शांत हो जाएगा तो मौसी के साथ कमरे में बैठा मैं समझ नहीं पा रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूँ। लंबे समय की खामोशी छाई रही। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आपने यह सब क्यों किया? शायद आप मुझे नशे के में दूध पिलाया करती थी। मैं मानता हूँ कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा आपको उसी दर्जे से रखा है। मौसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। वह मुझे बस अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन निशब्द होकर वह कुछ नहीं कह सकी। 2 दिनों के बाद किराएदार जा चुके थे और अब खाली घर में मैं और मौसी ही रह गए थे। मैंने मौसी से कहा कि गुनाह को अपने वजूद से मिटा दो, क्योंकि अब मैं किसी रिश्ते में नहीं जानता और ना ही मानता हूँ। उस वक्त मौसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। 9 महीने यूं ही बीत गए और मैं खुद को उन उलझनों से निकालने की कोशिश करता था। फिर जब उसके घर में बेटी पैदा हुई तो उसने DNA टेस्ट करवाया। टेस्ट के नतीजे ने साबित किया कि बच्चे मौसा जी के ही थे। उसी दिन मौसा जी ने मुझे सच्चाई कही। उन्होंने कहा, मेरा पति बांझ था, लेकिन उसका इलाज संभव था। बावजूद उसके वह इलाज नहीं करवा रहा था, लेकिन मैंने चोरी छिपे उसे हकीम की दवा देनी शुरू की थी, जो उसे बेकाबू कर देती थी, और इसीलिए मैं उन्हें गोद में ली थी। तुम्हें नींद की दवा देती थी तो कमरे से बाहर ना निकलो। यह बच्चा मेरे पति का है। वह बोली, अगर मैंने पहले उसे यकीन दिलाने की कोशिश की होती तो मेरी बात नहीं सुनता। इसीलिए मैंने उसे पहले से पैगाम भिजवा दिया है कि बच्ची उसकी है और DNA टेस्ट करवा देने के लिए कहा। अगर यह बच्चा उसका नहीं होता तो मुझे तलाक दे देता, और अगर यह उसकी औलाद निकला तो वह मुझे अपना लेगा। मौसी की इन बातों ने मुझे उस दिन याद दिला दी कि मौसी ने गुस्से से कहा था कि वह अभी तलाक दे देगी अगर औलाद उसका ना हो तो। जब साबित हो चुका था कि बच्ची उनकी है
तो तलाक का सवाल ही नहीं उठता। मौसा ने वापस मौसी को लेने के लिए आ गए, लेकिन मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। मैंने ठंडे लहजे से कहा, आपके घर में अकेला रह सकता हूँ, अपने पापा की दुकान भी संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आ पड़े। मौसा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो तुम कुछ नहीं है। मैंने हमेशा अब तुम्हें अपने बेटा समझा है। उस दिन जो टॉप से गिरा था वह शायद तुम्हारी किताबें उठाते वक्त गिर गया होगा। अगर सब गलतफहमियां ख़त्म हो चुकी है तो उनकी बातों की सच्चाई और गहरी भावनाओं को मिश्रण था, लेकिन मैंने फिर भी उन बातों को नहीं मानी। फैसला कर लिया कि अपने घर में ही रहूँगा। मौसी जी की बातों को सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद यही सही है। जो भी हो, अब मैं मन का बोझ कभी नहीं रखूँगा। इसके बाद मैंने मौसी के साथ कुछ भी नहीं पूछा। सब कुछ जैसे जैसे अपने आप सुलझ गया हो, लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई थी। सोच लिया था कि मैं मौसी के रिश्तों में दखल नहीं देना चाहूँगा, लेकिन फिर कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे बार बार परेशान करते थे और मैं उससे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रिश्ता अब वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। मौसी ने खुद को संभाल लिया था और मौसा के भी उन्हें वापस लेने आ गए थे। थोड़ी देर शांति थी। इसके बाद मैंने मौसा से साफ साफ कहा कि आप जो गुनाह कर रहे थे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है आपको। आपने डॉक्टर यदि दिखा दिया होता तो आपने पहले से ही वारिस अभी तक बड़ा भी हो गया रहता, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं दिखाया। इस वजह से मौसी का अभी तक वारिस नहीं था। मौसी मुझे अपने बेटे की तरह रखी थी और मैं भी उनको माँ ही मानता हूँ, क्योंकि वो मेरी मौसी है। वो मुझे गलत निगाहों से देखे ये मुझे पसंद नहीं है और ना ही वो कभी देखेगी। आप दोनों हंसी खुशी रहिए, आप लोगों की ज़िंदगी खुशी आनंद से बीते, लेकिन मुझे आप लोगों की ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं देना है। क्या मैंने ठीक किया है ना दोस्तों? आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ हमें बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।